हेलो गाइस, वेलकम टू एफआई डेटा एनालिसिस सीरीज़। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो लर्न करेंगे, जिसके बेसिस पे हम एफआई की जो ओपन डेरिवेटिव पोजीशंस हैं उसको एनालाइज कर सकें। ठीक है, ये टोटल अराउंड 20 सॉरी ये अराउंड 20 पार्ट्स की लर्निंग सीरीज़ है, जिसका पहला पार्ट रिकॉर्डिंग में अभी है एंड अपलोड करा जा रहा है। तो पहले पार्ट में हम क्या डिस्कस करेंगे कि टोटल जो मार्केट है उसमें पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग कि कौन कौन पार्टिसिपेंट्स हैं, हम क्या देखेंगे कि हम एफ को ही क्यों फॉलो करते हैं, हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को क्यों नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, फिर देयर इज़ अ केस दैट हैपेंड इन यूएस, जिसमें गेम स्टॉप का शेयर के साथ क्या हुआ था, प्राइस एक्शन में क्या हुआ था, वो डिस्कस करा जाएगा। एंड वही चीज़ इंडिया में क्यों नहीं हो सकती है, वो डिस्कस करा जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द फर्स्ट वीडियो जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस करी जाएंगी। सेकेंड वीडियो में होगा क्या, ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ऑप्शन चेन में मिथ्स जो हैं वो क्या हैं, उनको कैसे दूर करेंगे, वो डिस्कस करा जाएगा। और जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हमने देखे हैं, इन मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर बोले तो क्या वो हेज कर रहे हैं, क्या वो स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, वो देखा जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आप देखिए। आपके कोई डाउट्स हों तो गिवन टेलीग्राम चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू। ठीक है, आप अब बीच बीच में फीडबैक देते रहना जिससे मुझे लगे कि हाँ आपके समझ में आ रहा है और हम आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, पहली बात तो मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आपके हिसाब से कौन कौन है कि जिनको हमें फॉलो, फिर जब हमें पता चल जाए कि कौन पार्टिसिपेंट्स हैं फिर हमें ये भी पता चल जाए कि हमें फॉलो किसको करना है। ठीक है, तो आपके हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है अभी। पहला तो हो गया जो आप एसआईपी करते हो, डीआईआईस। ठीक है, डीआईआईस कौन है, अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कोई भी म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, इनका मेनली मैंडेट क्या होता है, इक्विटीज का। ठीक है, साथ में ये अपनी हेजिंग करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। हेजिंग क्या होती है वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट इन द मेन टाइम बस आप ये प्लान करो कि हेजिंग करते हैं विद फ्यूचर्स। इनकी ऑप्शंस में बहुत कम एक्टिविटी रहती है। ठीक है, सेकंड कौन हो गए, सेकंड हो गए अपने एफआईआईस। अब एफआईआईस की भी एक्टिविटी जो होती है इक्विटीज में होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इनकी हेजिंग में भी रहती है। ठीक है, हेजिंग में ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोथ दोनों यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंडली और किस में और क्या करते हैं, ये साथ में स्पेक्यूलेशन भी करते हैं। स्पेक्यूलेशन मतलब कि सिंस दे आर मनी मार्केट मेकर्स, तो ये मार्केट को, उनको डायरेक्शन एक सेट करते हैं, ये लोग मार्केट को रीड करके उस डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाते हैं और उसके बेसिस पे दे क्रिएट एग्रेसिव पोजीशंस। ठीक है, उसको हम स्पेक्यूलेशन बोल देते हैं कि भाई एक्चुअल में दे आर नॉट रेडी टू डू हेजिंग की तरह, कि भाई उनके पास माल बेचना नहीं है उनको, लेकिन स्पेक्यूलेशन करनी है कि भाई उससे प्रॉफिट कमाना है। इसके बाद और कौन कौन से होते हैं, इसके बाद आते हैं हमारे प्रॉप डेस्क वाले। प्रॉप डेस्क वाले कौन होते हैं, ये बेसिकली एचएनआई अकाउंट को हैंडल करते हैं। जो छोटे छोटे फंड हाउसेज हैं वो होते हैं। ठीक है, कि आपका पैसा लेंगे, आपको बोलेंगे कि इतना इतना आपको रिटर्न मिलता रहेगा, हम आपका पैसा मैनेज करते रहेंगे। ठीक है, बेसिकली ये एचएनआई प्लस खुद के प्राइवेट फंड होते हैं, वो होते हैं ये। इनका भी काम सेम एफआईआई वाला ही है। एचएनआई बोले तो एचएनआई मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। जैसे कि कल को आपके पास 3 करोड़ रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप फिर रिटेल क्लाइंट में नहीं आओगे, आप एचएनआई में कंसिडर करे जाओगे। ओके ओके। ठीक है, तो एचएनआई बेसिकली हम जैसे रिटेलर ही हैं, लेकिन अब लिटिल हु आर हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग देन अस। ठीक है, हम कुछ भी कर देते हैं, वो थोड़ा एटलीस्ट सोच समझ के करते हैं। अब प्रॉप डेस्क वाले भी क्या होते हैं, एचएनआई का फंड मैनेज करते हैं, खुद के प्राइवेट फंड मैनेज करते हैं। काम इनका सेम होता है, सेम एज एफआईआई। तो प्रॉप डेस्क और डीआई में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। डीआई में और प्रॉप डेस्क डीआई में हो गए आपके म्यूचुअल फंड वाले। ठीक है, बस वही लोग जो म्यूचुअल फंड डीआई वाले। आपके रजिस्टर्ड होते हैं सेबी से। ओके। ठीक है, इनका कुछ मैंडेट होता है कि हम तो भाई सिर्फ लॉन्ग कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर ही नहीं सकते मार्केट को। ठीक है, कि हम मार्केट में एक्सेसिव बेचे या कुछ करें, वो हमारा पर्पस ही नहीं है, वो हमारा मैंडेट ही नहीं है। ओके। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट ऑफ द डीआईज आप देखोगे हमेशा जब भी कोई फॉलो आता है डीआईज बाय कर रहे होते हैं, ऊपर जाता है तो डीआईज बाय कर रहे होते हैं। तो डीआईज बाय क्यों करते हैं, सेल क्यों नहीं करते फिर। ठीक है, क्योंकि इनको लॉन्गर टर्म मैंडेट है कि भाई आप शॉर्ट मार्केट को कर नहीं सकते हो, स्पेकुलेशन आप ज्यादा कर नहीं सकते हो या कर ही नहीं सकते। शॉर्ट्स भी रहता है ना, जो अपना डेली स्टार्ट्स देखते हैं। हाँ, वो शॉर्ट्स किस चीज के होते हैं, लेकिन वो शॉर्ट्स होते हैं हेजिंग। अच्छा, ठीक है, जैसे जैसे मान लो एफआई ने बेचे, इन्फोसिस बेचा है एफआई ने 1000 करोड़ का। ठीक है, उस 1000 करोड़ का उन्होंने बाय तो कर लिया, लेकिन वो तो कल नीचे भी तो जा सकता है। करेक्ट। अच्छा अच्छा। तो क्या करेंगे वो DII की शॉर्टिंग इज ऑलवेज फ्रॉम हेजिंग पर्सपेक्टिव, नॉट। हाँ, मोस्टली 90% ऑफ द शॉर्टिंग इज
हेजिंग ओनली। वो क्या करते हैं भाई, एटलीस्ट मेरा नुकसान ना हो तो मैं शॉर्ट से हेज कर दूंगा, थोड़ी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ा लूंगा अपनी, लेकिन मैं अपनी पोजीशन को सेफ रखूंगा एटलीस्ट। ठीक है, Okay. तो दैट इज वाई हम डीआईएस की डेटा भी देखेंगे तो डेटा आपको दिखेगी सिर्फ फ्यूचर्स में दिखती है, और हमारी डेटा ऑप्शंस में तो एकदम एब्सेंट दिखती है। क्या ऑप्शंस आर बेसिकली नथिंग बट हाईली लेवरेज स्पेक्यूलेशन की गेम होती है ऑप्शंस की। तो ठीक है, Okay. तो ये तो हो गए एफआईएस हो गए, एक हमारे हो गए प्रॉप डेस्क वाले। अब थर्ड कौन है, लास्ट कौन है? लास्ट हमारे होते हैं हम है। क्लाइंट्स, जो हम हैं। ठीक है, ये इसमें आधे तो नादान लोग होते हैं, आधे थोड़ी मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, और बचे हुए ऐसे लोग होते हैं जो इसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, इसको फॉलो करने से क्या होता है कि 90% ऑफ द टाइम दे विल मेक द मार्केट। ठीक है, एंड 90% ऑफ द टाइम इफ यू फॉलो देम वी विल बी इन प्रॉफिट्स। ठीक है, भले ये अगर 100 रुपए कमा ले तो हम तो उसमें 50 भी कमा ले, 40 भी कमा ले, तो भी हम खुश हैं। ठीक है, तो हमें उस कैटेगरी में आना है, रादर देन कि भाई कुछ भी बाई कर लिया, कुछ भी सेल कर दिया, कैसे कर दिया, वैसे नहीं करना है। ठीक है, अब क्लाइंट्स हो गए। अब इसके अलावा ये तो हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, अब मेन बात आती है कि हम एफआईआई को क्यों फॉलो करें। ठीक है, एफआईआई को क्यों फॉलो करेंगे, कौन बताएगा इसको कि व्हाई शुड वी फॉलो एफआईआई? बिकॉज दे मोदी मार्केट। नहीं, दे नो दी मार्केट, दैट इज ट्रू, नहीं, दे मार्केट तो हमें मोदी। भी पता है, दे नहीं, मूव द दे मार्केट। मोदी ठीक है, मार्केट। बट हाउ डू दे मूव द मार्केट? ऐसा क्या होता है उनके Sir, पास कि वो मार्केट को मूव कर देते हैं? they have hug amount, so to invest. दे हैव हेवी अमाउंट टू इन्वेस्ट, हाँ. तो दे आर एबल टू मूव द मार्केट, ऐसा कह रहे हो? They are concentrated and work Sir. in unison. हाँ, देखो पहली बात है, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो पोर्टफोलियो है ना वो रिटेलर्स के पास है। अगर हम 1 लाख मानते कि 1 लाख शेयर है मार्केट में टोटल, या 1 लाख रुपए हैं मार्केट कैप जो है, ठीक है, एम कैप ये है, इसमें से कम 40,000 रुपए तो किसके पास है? रिटेलर्स के पास है। बचे हुए इन रिटेलर्स में ना ये एचएनआईज भी आ जाते हैं। ठीक है, जब मैं 40,000 बोलता हूँ तो बचे हुए 20,000 किसके पास है? डीआईएस के पास है। और जो अब बचे हुए हैं 40, या फिर इसको 25 कर लो और उसको 35 कर लो, अब ये जो 35 बचे हुए हैं ना, ये किसके पास है? एफआईआई के पास। तो सबसे ज्यादा पैसा तो रिटेलर्स के पास है, तो व्हाई आर दे नॉट एबल टू मूव द मार्केट? ठीक है, आज की डेट में पोर्टफोलियो जो है सब रिटेलर्स के पास है, बट दे आर नॉट एबल टू मूव द मार्केट। इनके पास डीआईए से ज्यादा है, कंपेरेबल टू रिटेलर्स है, बट दे आर एबल टू मूव द मार्केट। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन सिंपल सा है, रिटेलर्स स्कैटर्ड होते हैं। कैसे स्कैटर्ड होते हैं? मेरा प्लान है आज कि आज मैं टाटा मोटर्स बेचूंगा। गणेश मेरे पास आया, गणेश ने बोला अरे मैं टाटा मोटर्स को बेचूं, उसका तो 1 लाख तक जाएगा शेयर, तो आप नहीं बेचोगे? मैं तो बेचूंगा। मिहिर ने बोला हाँ मैं भी बेच लूंगा आपके साथ। रवि ने बोला मैं तो नहीं बेचूंगा। ठीक है, ऑल्दो हमारे पास टाटा मोटर्स के एज अ ग्रुप में भी शेयर्स हमारे पास ज्यादा हों, लेकिन हमारे व्यूज कभी भी एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं मिलते हैं कि हम सब इकट्ठे होकर बोले कि हाँ आज तो टाटा मोटर्स बेच ही देंगे हम, और फिर उसमें खूब सारा प्रॉफिट कमाएंगे। तो यहाँ पे रिटेलर्स लैक करते हैं। ठीक है, सेकेंडली एफआईआई के साथ क्या चीज है? एफआईआई का जो 60% ऑफ द पोर्टफोलियो है, मान लो इसका मार्केट कैप अगर 35,000 है, ठीक है, उसका 60% इज विद फ्यू कंपनीज, नॉट इवन 50, इज विद 50 कंपनीज। मतलब 50 एफआईआई की जो फंड हाउसेज है ना उनके पास है। तो अब मुझे बताओ, अगर इसका 60% भी 50 फंड हाउसेज के पास है और बचा हुआ जो 40% है वो ऑल डिवाइडेड है बाकी एफआईआई के पास, तो अब एफआईआई अगर डिसाइड करें कि भाई हमें तो बेचना है, तो वो तो मार्केट को मूव कर ही देंगे, करेक्ट? और कभी आपने ऐसा भी देखा होगा 2 बज गए अब सेलिंग आ गई, कभी 3 बज रहे हैं 3 बजे सेलिंग आ गई। तो ऐसा क्या होता है कि 3 बजे सेलिंग आती है, 2 से 3 के बीच में नहीं आती है। ठीक है, या ऐसा क्या होता है कि 2 बजे की सेलिंग होती है। तो मेनली एफआईआई वर्क टुगेदर, इनके बीच में भी टसल होता है, बट होता है ना कि घर में किसी की दो भाइयों के बीच में टसल चल रही है, चलने दो, लेकिन एज अ फैमिली दे आर यूनाइटेड। तो एफआईआई भी ऐसे ही काम करते हैं, मे बी इनके अंदर ही अंदर टसल चलती रहे हो कि मैं ये बेचूंगा तू ये बेचेगा, लेकिन दे एट द एंड व्हेन दे आर अगेंस्ट रिटेलर्स, व्हेन दे आर अगेंस्ट डीआईआईस, ठीक है, दे विल वर्क टुगेदर। इसलिए आपने देखा होगा कभी कभार सेलिंग एकदम सही पॉइंट पे आती है और वो रेगुलरली आती है। जनवरी में आपने देखा होगा कि 2 बज गए सेलिंग आ गई, नॉट जस्ट वन डे, मार्केट खुली ये जो बड़ी कैंडल्स आ गई। ठीक है, ऐसा क्या हो जाता है कि एकदम मार्केट के फैग एंड पे जाके नीचे गिर जाती है, ठीक है, या फिर मार्केट खुलते ही ऊपर चली जाती है। तो दिस इज ऑल कोऑर्डिनेटेड। एफआईआईस आर एबल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स, अनलाइक अस, अनलाइक रिटेलर्स। ठीक है, बट एक ऐसा इंसिडेंट बता सकते हो अगर आपको पता हो
कि जहाँ पे रिटेलर्स ने फंड हाउसेस की चपाट लगाई थी? कोई इंस्टेंस पता है आपको कहीं पे भी, ग्लोबल मार्केट में, इंडियन मार्केट में, यूएस मार्केट में, यहाँ पे रिटेलर्स मिल के चपाट लगा के चले गए थे फंड हाउसेस को? किसी को पता है? वो अभी कुछ दिन पहले जो फॉल आया था, नहीं, मतलब कि यूएस एक्चुअल का में आपने चपाट, एग्जांपल दिया था वो हाँ एक एक्चुअल में चपाट लगी थी जहाँ पे उनके ऑलमोस्ट लॉसेस GameStop। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हो गए थे। गेम स्टॉप वाले, एक स्टॉक है यूएस में, गेम स्टॉप। आपको खुद ही लग जाएगा इधर कि हुआ क्या था ये। ठीक है, आप खुद ही इस प्राइस एक्शन से देख के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे कि जो स्टॉक 10 से 20 डॉलर का चलता था, वो स्टॉक विद इन अ स्पैन ऑफ 5 to 10 डेज हाई बना के गया था 470 का। ठीक है, इसमें हुआ क्या था एक्चुअली में, जो फंड हाउसेस थे, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस थे, उन्होंने क्या शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी। ठीक है, अब शॉर्ट पोजीशन उन्होंने इतनी सारी बना रखी थी कि अगर मार्केट में शेयर्स तो लिमिटेड है, अब तुम कितने बेच दोगे, राइट? उन्होंने इतनी सारी शॉर्ट पोजीशन बना दी कि ऑलमोस्ट ओपन मार्केट में जो पोजीशन आ रही थी ना, कि 90% ऑफ द शेयर्स आर शॉर्टेड, कि बेचे गए हैं पहली मार्केट में, एंड 10% खरीदे जा रहे थे। तो यहाँ पे रिटेलर्स मिलके प्लान आउट किया कि अब हम शेयर बेचेंगे नहीं, जिन्होंने शॉर्ट करा था मार्केट को। ठीक है, आप सोचो, जिन्होंने शॉर्ट करा था उन्होंने मार्केट में क्या किया, मार्केट से शेयर लिए और बेच दिए। ठीक है, किसको बेचे? मान लो मैंने खरीद लिया, आपने खरीद लिया, सबने मिलकर खरीद लिया। अब जब पोजीशन क्लोज करने की बारी आएगी, आप बोल दो कि मैं तो शेयर बेचता ही नहीं आपको। ठीक है, अगर कोई शेयर बेचने को मतलब बेचना ही नहीं चाहेगा, तो जो शॉर्ट करके बैठे थे, पोजीशन क्लोज करने की बारी आएगी तो उनकी पोजीशन के साथ क्या होगा बताओ? वो ज्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे कि हाँ आप मेरे से ऐसे करो, 10 ले लो, $10 ले लो, $12 ले लो, $40 ले लो, बट आप मुझे शेयर दो। ठीक है, मतलब कि आपने एज अ रिटेलर, हमने उनकी लिक्विडिटी को स्क्वीज कर दिया, उनको लिक्विडिटी दी ही नहीं। तो उनको जो जहां मिल रहा था ना पोजीशन क्लोज करने के चक्कर में, वो बाय करते गए करते गए करते गए जहां पे जो मिला। तो उसकी वजह से यहाँ पे प्राइस एकदम शूट अप कर गया। अब आप बोलोगे ऐसा इंडिया में क्यों नहीं होता? आपको क्वेश्चन आना चाहिए ना कि ऐसा इंडिया में क्यों नहीं हुआ, कि इंडिया में कभी भी इतना बड़ा मूवमेंट क्यों नहीं आ पाया किसी भी शेयर में? कोई आंसर करेगा इसको? आपने कोऑर्डिनेशन इंडिया में कैश मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अलाउड नहीं है। नहीं, शॉर्ट सेलिंग तो अलाउड है, बट कैरी फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड उसको आपने बोला था ना ठीक है, नंबर 1। 10% यहाँ पे सर्किट भी लगती है ना, वहाँ पे 10%। सर्किट नहीं है। हाँ, वहाँ पे सर्किट नहीं है। और थर्ड, और भाई आपने बताया था ना कि वो कुछ तो ज्यादा शॉर्ट नहीं मार सकते, मतलब जितने हाँ फॉर मतलब कि एग्जांपल 1 लाख आप क्वांटिटीज है। तो 20% 20,000 ही आप शॉर्ट कर सकते हो इंडिया में, रफली एवरेज पे। मतलब कि इंडिया में देयर इज अ थिंग कॉल्ड, इसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे शॉर्ट कवरिंग में, देयर इज अ थिंग कॉल्ड MWPL। इसका मतलब है मार्केट वाइड पोजीशन की लिमिट। ठीक है, मतलब कि आप मार्केट में अगर डेरिवेटिव की कोई पोजीशन बनाते हो, वेदर इट इज शॉर्ट लॉन्ग व्हाटएवर इट इज, जो भी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा, वो ओपन इंटरेस्ट कभी भी इस हर शेयर की अलग अलग डेफिनेशन है, बट रफली 10 से 20% के ज्यादा कहीं पे बन ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ना कभी कभार न्यूज आ जाती कि अरे ये शेयर तो बैन लिस्ट में चला गया। तो वो बैन लिस्ट का मतलब ही क्या है? वो बैन लिस्ट का मतलब यही है कि किसी भी शेयर में एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद उस शेयर में ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स का जनरेट नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अगर एक्सेसिव स्पेकुलेशन करना चाहो गेम स्टॉप की तरह, तो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तो ये क्या कर रहे थे, फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे थे, पुट को बाय कर रहे थे, कॉल को शॉर्ट करी जा रहे थे, इतने कर दिए थे इन्होंने कि मार्केट में थे 1 लाख शेयर और ये ओपन पोजीशन बना के बैठे थे 1,30,000 शेयर की। तो एनी रिटेलर जो बंदा था ना, वो रेडिटर था, रेडिट का एक फोरम है, उसमें उसने डाला अपनी एनालिसिस कि दिस स्टॉक इज अननेसेसरीली अंडर वैल्यू बाय दी फंड हाउसेस, कि भाई इसकी एक्चुअल में वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए थी, वो अंडर वैल्यू कर रहे थे, कमा रहे थे पैसे दिन प्रतिदिन। ठीक है, किसी ने पकड़ा और उसको उनके शॉर्ट को स्क्वीज कर दिया, उनके शॉर्ट को उनको कवर करने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि लिक्विडिटी को खा गए थे पूरी। तो इंडिया में दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस फंडा, कि मार्केट में तुम ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन ज्यादा नहीं बना सकते। ठीक है, लिक्विडिटी क्यों चाहिए? अब अगर उसने $10 पे शॉर्ट किया तो हाँ। मार्केट उसको अगर कवर भी नहीं किया तो उसको डिलीवरी लेना पड़ेगा ना, तो डिलीवरी ले लेगा। तो ठीक है, डिलीवरी उसको महंगी पड़ जाएगी फिर। मान लो आप हम 17 महंगी लोग क्यों हैं पड़ेगा? मार्केट। कोई भी सेल करने के लिए तैयारी नहीं है और हाँ, बाई मैं वही करने तो के कह लिए रहा भी हूँ। तैयार नहीं है। हाँ। हाँ, तो आप ये एक चीज मान लो कि आप 17 लोग हैं, हम 17 लोग हैं। ठीक है, किसी भी शेयर के कोई कंपनी है, उसके 17 शेयर ही है मार्केट में,
बट एक एक्स बंदा आया, उस एक्स बंदे ने क्या किया, उस पूरे 17 के 17 शेयर हमसे उधार लेके बेच दिए मार्केट में, ठीक है। उसने बोला कि जब नीचे चला जाएगा ना तो मैं आप वापस खरीद के आपको वापस लौटा दूंगा सस्ते में, उसका प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपसे हमसे उसने उधार लेके बेच तो दिए मार्केट में, ठीक है। और मान लो हमने अब हम जैसे 17 लोग और थे, उन्होंने उसको खरीद लिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम शेयर को बेचेंगे नहीं। मतलब कि इफ दे डोंट सेल इट देन हाउ विल द पर्सन हु हैज शॉर्ट द मार्केट विल बाय इट, राइट। अगर वो 17 के 17 शेयर बेचना ही नहीं चाहेंगे तो वो 17 खरीद कैसे सकता है, नहीं खरीद सकता। बेचना तो पड़ेगा ना उसका, तो ये रहेगा ना एक्सपायरी। आप तो ये सोचो एक्सपायरी रहेगा, किसका रहेगा एक्सपायरी? ये ऑप्शन फ्यूचर्स का रहेगा। हाँ, ऑप्शन फ्यूचर्स का एक्सपायरी रहेगा। अभी आपने कैश मार्केट में बेचा है, वहां पे क्या है, वहां पे यू कैन कैरी योर शॉर्ट्स। इंडिया में तो कैरी नहीं कर सकते अपन अपने शॉर्ट्स, ठीक है। ये लोग एफ एंड में नहीं किया था, सब में किया था, इन्होंने सब में इतना कर दिया था, टोटल मिला के जो पोजीशन बन गई थी वो मोर देन दी नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडिंग इन दी मार्केट हो गया था, ठीक है। तो किसी ने पकड़ ली इस चीज को, उसने पकड़ लिया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया एज अ ग्रुप कि अब हमारे पास जो शेयर पड़े हुए हैं ना, हम उनको बेचेंगे नहीं। अगर हम उनको बेचेंगे नहीं तो जिन बंदों ने शॉर्ट किया था वो खरीदेंगे कहाँ से, वो खरीदेंगे मार्केट से। तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको प्राइस ऊपर बढ़ानी पड़ेगी धीरे 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 धीरे, जिससे कोई तो लालच में आके बेचे इनको, राइट। हम 17 में से अगर मान लो किसी इन्होंने शॉर्ट किया था 10 रुपए का, और हम 17 में से हमने डिसाइड कर दिया कि अब हम बेचेंगे नहीं इनको, तो इन्होंने रेट कर दी 15 रुपए। अब हमारे में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोले कि हाँ यार 10 का 15 तो मिल ही रहा है, चल नहीं बेच देते हैं। लेकिन इसको खरीदना क्यों है फिर, उधर एक्सपायरी नहीं है तो क्योंकि इसने उधारी लेके शेयर बेचा था ना आपको, एक्सपायरी नहीं है बट डेरिवेटिव। लेकिन उतना लॉस पे क्यों खरीदना है इसको? तो कहाँ से खरीदेंगे आप बताओ, कहाँ से लेके आएंगे पैसा? उनको उनका ब्रोकर भी तो मार्जिन मांगता रहेगा ना बार बार कि तुम तो क्लोज ही नहीं करो, लाओ मार्जिन, क्लोज नहीं करो, लाओ मार्जिन। एक पॉइंट पे तो मार्जिन कॉल आ जाएगी इनको। मतलब कि एक्सपायरी के पास जो 4 दिन थे, ये एक्सपायरी के पास का ही दिन है। इन्होंने इतनी बड़ी शॉर्ट पोजीशन बना रखी थी, इतने टाइम से बनाते आ रहे थे कि इस पॉइंट पे आके जब उनको शेयर्स मिले ही नहीं ना क्लोज करने के लिए, वो हम शॉर्ट कवरिंग में मैं समझा दूंगा आपको कि कैसे होती है, कि ट्रिगर कैसा होता है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो इनको बेचना पड़ा। मतलब कि अगर 10 का 5 रुपए आपको मिल रहा है, हम 17 लोग हैं, किसी को 10 का 5 अच्छा लग रहा है, उसने एक बेच दिया, तो उन्होंने एक पोजीशन क्लोज कर दी। फिर उन्होंने बोला कि 10 का 15 तो मिल गया, चल एक बार 20 ट्राई कर लेते हैं। फिर उन्होंने 20 का प्राइस लगा दिया, तो एक बंदा और था हमें से, उसने 20 का बेच दिया उसको, उसने एक पोजीशन और क्लोज कर दी। ऐसे करते 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 मार्केट की जो प्राइस थी वो ऊपर पहुंच गई इतनी, ठीक है। ओके, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको हमारे जो कोर्स की वीडियो उसमें मिल जाएगी, वैसे भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। बट एक्चुअल में यही हुआ था कि nobody was willing to sell, and if nobody is willing to sell they had to raise the prices so that they are able to close their position. अगर मान लो वो क्लोज ही नहीं करते तो ये 400 की जगह 800 भी पहुंच सकता था, ठीक है। सर ऐसा ही कुछ रिलायंस और बेयर हाँ, कार्टिल के साथ भी हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया था, ठीक है। उन्होंने ट्राई किया था, मतलब इंडिया में भी ग्रुप बना के उन्होंने ट्राई किया था कि आज हम बेचेंगे, ठीक है। मतलब कि किसी बेयर कार्टेल ने उसको बेच के कम कर रहे थे, बट सम ग्रुप ऑफ पीपल दे जॉइन, और उन्होंने सोचा कि अब हम इनको स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे बेयर कार्टेल को, ठीक है। लेकिन दे वर नॉट एबल टू डू इट, दे ट्राइड टू डू इट, बट इंडिया में क्या इतने सारे लोग थे ना, इतने सारे उनके पर्सपेक्टिव थे कि जब भी जो उसको रोकने जाते थे ना, कोई ना कोई बंदा सस्ते में मिल ही जाता था उनको बेचने के लिए। लेकिन उस वक्त एलआईसी और म्यूचुअल फंड ने तो नहीं बेचा था ना, तब धीरूभाई अंबानी ने बाहर से इन्वेस्टमेंट ला कर बाहर से इन्वेस्टमेंट करा था, हाँ किया था। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस वाज एक्चुअली ट्राइड इन इंडिया बट इट कुड नेवर हैपन। बाहर हो गया था क्योंकि बाहर जनता थोड़ी एजुकेटेड है हमसे ज्यादा, ठीक है। वो थोड़े इन्फॉर्म डिसीजन लेती है कि भाई फंडामेंटल एनालिसिस कर रखी है, इसकी प्राइस इतनी वैल्यू नहीं है, ज्यादा होनी चाहिए, तो वो सब इकट्ठा एकजुट हो सकते हैं। इंडिया में कोई करता ही नहीं। इंडिया में तो किसी न्यूज पे देखा इसको बाय कर लो तो इंडिया में बाय कर लेते हैं, किसी ने यूट्यूब पे बोल दिया इसको बेच दो, उसको बेच देते हैं। दिस इज व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया। ऑल्दो वी हैव मोर कैपेसिटी देन द एफआईएस एज अ होल, बट एज अ होल वी आर नॉट एबल टू वर्क टुगेदर एट ऑल, ठीक है। तो हम एफआईएस को फॉलो करते हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में स्पेकुलेशन नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, हम एफआईएस को क्यों फॉलो करें? एफआईएस को हम इसलिए फॉलो करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड व्हेनेवर दे मेक द मार्केट, वो मार्केट को मेक करने से पहले अपनी डेरिवेटिव्स में पोजीशन बनाते हैं, ठीक है। उस डेरिवेटिव्स में उन्होंने चाहे कोई भी पोजीशन बनाई हो, इफ वी आर एबल टू एनालाइज इट, ठीक है, देन हमें पता चल सकता है कि उनके माइंड में क्या चलने का प्लान है। बेसिकली ऐसा नहीं कि एफआईएस आज कुछ हो गया तो आज हम चल बेच देंगे मार्केट, ऐसा नहीं करते। वो आपका सेंटीमेंट देखेंगे मार्केट के प्रति क्या है, वो ग्लोबल सेंटीमेंट देखेंगे कि मार्केट के प्रति क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट दे विल ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम प्रॉफिट पॉसिबल, ठीक है। तो ये है हम रीजन कि एफआईएस को ही क्यों फॉलो करते हैं और हम किसी और को क्यों नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है। कि हम भाई डीआईसी डेटा क्यों नहीं देखते, हम प्रॉपडेस्क की डेटा क्यों नहीं देखते, हम क्लाइंट्स की क्यों नहीं देखते। हम प्रॉपडेस्क की वंस इन अ ब्लू मंथ देखते हैं,
बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा FIIs की ही डेटा देखेंगे। वाई? बिकॉज FIIs के पास मार्केट में पोर्टफोलियो है बेचने के लिए या खरीदने के लिए, जिसके बेसिस पे अपनी पोजीशन को मैनेज करता है। प्रॉप डेस्क वालों के पास पोर्टफोलियो नहीं होता, वो स्पेकुलेशन का ज्यादा काम करते हैं, इसलिए वो मार्केट को मूव नहीं कर सकते। वो जहां मार्केट जाता है उसी के साथ साथ चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया FIIs को हम फॉलो क्यों करते हैं। इसके अलावा और हम प्रॉप डेस्क को भी फॉलो करेंगे, बट हम अगर बात करेंगे एक्चुअल में तो 7 आउट ऑफ 10 टाइम्स में से FIIs विल बी करेक्ट। ठीक है, बट 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो करेक्ट नहीं होंगे। वो 2 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर करेक्ट नहीं होते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है? लॉस बुक करना पड़ता है। उस लॉस बुक करने को कवर करने के लिए वो अपनी डेटा को अग्रेसिवली बनाने लग जाते हैं। कैसे? मतलब कि उन्होंने आज तो शॉर्ट बना के गए थे, कल कुछ तो न्यूज आ गई, सेंटीमेंट अच्छा हो गया, तो दे वर वेरी क्विक इन क्लोजिंग द शॉर्ट्स इन अ लॉस एंड अग्रेसिवली लॉन्ग कर देंगे। तो ऐसा कभी भी की, मैं आपको पूरा साइकिल भी समझाऊंगा, बट अभी इधर एग्जांपल के लिए देखो कि यूएस के इलेक्शन जब हो रहे थे, ठीक है, यूएस के जब इलेक्शंस हो रहे थे तो देवर बिल्डिंग शॉर्ट्स पे बनाए जा रहे थे। दे वर वेरी नेगेटिव ऑन द मार्केट कि भाई अगर ट्रंप आ गया तो मार्केट में कुछ ना कुछ सेल ऑफ आ सकता है। तो इस पोजीशन तक उन्होंने भारी शॉर्ट्स बना के गए थे। ठीक है, बट जैसे ही रिजल्ट आया इलेक्शंस का एंड बाइडेन इलेक्ट हो गया था, अगले दिन ही उन्होंने इस पोजीशन को कवर किया लॉस में। और आप देखो कि जब कवर किया लॉस में, उसके बाद मार्केट में कैसे तेजी दिखाई थी। तो द अंडरस्टैंडिंग इज whenever they are booking their position in a loss, coming days मार्केट में ट्रेंडिंग मिल सकते हैं। ठीक है, या तो ऊपर बड़े बड़े कैंडल्स बनाएंगे या नीचे बड़े बड़े कैंडल्स बनाएंगे, बट बनाएंगे जरूर। ठीक है, जैसे कि एक इंस्टेंस और था आपके पास, ये रहा। इस दिन 7 मार्च को उनकी डेटा बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। ठीक है, किसपे? इंडेक्स के फ्यूचर्स में, नॉट इन स्टॉक के फ्यूचर्स में। यहाँ पे इंडेक्स की फ्यूचर डेटा थी, तो देवर प्लानिंग कि 1-2 और डिप चले जाएंगे, बट द वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने यहाँ पे उनको कवर करके मार्केट को ऊपर ले गया। और उसके बाद मार्केट ने 4 दिन में कहाँ पहुंच गया? सोचो, 15,800 से मार्केट पहुंच गया 17,200 विद इन अ स्पैन ऑफ 8 ट्रेडिंग सेशंस। ठीक है, सो लर्निंग क्या है हमें? व्हेनेवर 2 टाइम्स जब भी वो गलत होंगे, जब भी हम डेटा में देख रहे हैं कि वो गलत होने जा रहे हैं, वो मार्केट को ट्रेंडिंग कर देंगे। हम उसको कैपिटलाइज कैसे करेंगे? हम कैपिटलाइज ऐसे कर सकते हैं कि हम रादर देन गोइंग फॉर सेलिंग वी कैन बाय। ठीक है, तो दैट इज द रीजन व्हाई वी आर फॉलोइंग FIIs एंड नॉट एनीबॉडी एल्स। नेक्स्ट अपना फंडा आ जाता है कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है।